ब्रॉडली दो ही तरह की बीमारियां होती हैं, बड़े स्पेक्ट्रम आप देखेंगे, या फिर सोमैटोसाइकिक या साइकोसोमैटिक। सोमैटोसाइकिक बीमारी वो होती है जिसमें आदमी फिजिकली परेशान होता है, यानी कि बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद से उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर जो उसके इम्पैक्ट आए आपके दिमाग पे है। जैसा समझिए इस बात को, एक आदमी जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसको इरिटेशन होना महसूस हुआ, वो चिड़चिड़ा होने लगा धीरे धीरे करके। दूसरे तरीके से समझिए, एक औरत है जिसके चेहरे पे पिंपल हो रहे हैं, तो या फिर वो पिंपल्स को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है या फिर रोने जैसा उसका मन करता है। दिस इज़ द साइकोसोमैटिक रिफ्लेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। इसी तरह से सोमैटोसाइकिक वो डिजीज़ेस होती हैं जिसमें माइंड का रिफ्लेक्शन बॉडी के ऑर्गन पे आता है। जैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम सारी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं उसमें कहीं कोई पैथोलॉजी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है। यानी कि इसी तरह के एक पेशेंट हमारे पास सुनील बाबू हैं, इनकी बात पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद इन सारी चीज़ों को इंटरप्रिटेट करें। उससे पहले एक और एग्जांपल बताते हैं। जब आप ओरल तरीके से आप फूड को इनहेल करते हैं तो सेंसरी सिस्टम जो इंटैक्ट होता है ईसोफेगस के कुछ पार्ट तक होता है। यानी कि यदि आप महसूस करना चाहें तो आपको ये महसूस होता है कि फूड कहाँ से होते हुए अंदर तक जाता है। दूसरे टर्म में समझना शुरू करिए, ये पैरा मेडिकल साइंस की बात हम बता रहे हैं, यानी कि मेडिकल जिसे नहीं मानती है, लेकिन जो दिख रहा है उसे तो मानना ही पड़ेगा। विपासना मेडिटेशन सेंटर है। विपासना मेडिटेशन सेंटर में जब इनर कॉन्शियस को आप प्रोवोक्ड करते हैं, यानी कि जब आप ध्यान की उस मुद्रा को अचीव करते हैं, तो उसके बाद 3 से 4 सेटिंग में आपके जो हार्ट से ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज़ में, वो भी आपको महसूस होने लगता है। तो होता क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि आप रियली उसको कंसंट्रेट होकर समझ नहीं सकते हैं। ट्रीटमेंट कहीं भी दुनिया में बाहर नहीं पॉसिबल है। ट्रीटमेंट सारा एक पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर ही है। होता क्या है कि हम मेडिकल साइंस और बाकी दवाइयों में इतना स्कोप खोजने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें पेशेंट से क्या करवाना है। और वास्तव में मेडिकल प्रैक्टिस इज़ जस्ट अ मेडिकल आर्ट, क्योंकि प्रैक्टिस में जो मेडिसिन होती है वो सबके लिए एक होती है। हो सकता है जो बहुत अच्छा डॉक्टर हो वो बहुत अच्छी मेडिसिन जानता हो। एक आदमी ने MD कर ली, DM कर लिया, MCH कर लिया, बस उसने बहुत बड़ी डिग्री ले ली, वो उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में सबसे अच्छा जानता। हो सकता है कोई सब्सटीट्यूट ब्रांचिंग भी हो जाए, लेकिन वास्तव में इनर कॉन्शियस ऑफ द माइंड को समझना इतना आसान काम नहीं होता है। वो तभी आएगा जब मेडिटेशन और योगा के उस डीपर लेवल तक आप जाएंगे। कभी कभी हम करते हैं और कभी कभी हम महसूस भी करते हैं और कभी कभी हम अपने मरीजों से बात बताते भी, ऐसा करिए। खैर चलिए, पहले सुनील की बात सुनेंगे, सुनील बाबू की सारी बात सुनेंगे, उसके फ्रेम ऑफ द रेफरेंस में हम इनके दिक्कतों को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जब ये रिकवर हो जाएंगे तब फिर एक बार दोबारा वीडियो शूट करेंगे, ये बताने के लिए कि जिस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को सुनील ने अपने हर तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और अल्टीमेटली उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। एक बात ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस में हम एक डायग्नोसिस तो बना लेते हैं। जैसे आप समझिए, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिटिक परपूरिया नाम की बीमारी होती है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। हमने ब्लड लिसिस के सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लिए और सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद हमें कोई कॉज नहीं फाइंड आउट हुआ और हमने उस पेशेंट को बता दिया ये इडियोपैथिक है, यानी कि इसका कोई कॉज नहीं है, ITP का केस है। तो इस तरह से ढेर सारी हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली। एक आदमी ब्लॉटेड एब्डोमेन के साथ आ रहा है, पेट में हैवीनेस टाइप की फीलिंग हो रही है, स्टूल चेंजेबल है और उसको थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में डिस्कम्फर्ट होता, हमने डायग्नोसिस बना ली, सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली, कहीं कोई फाइंडिंग नहीं आई, तो अल्टीमेटली मेरी डायग्नोसिस बनती है कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। बता तो दिया, सोल्यूशन कौन बताएगा, सही कौन करेगा। ये ब्यूटी जो होती है वो केवल होम्योपैथिक मेडिसिन में होती है। यदि वास्तव में हम इनके सिम्टम्स को सही तरीके से अपने मेडिसिन से कोरिलेट कर लिए और मैच कर लिए, यानी कि इनकी केस हिस्ट्री हमने सही तरीके से ली और केस की एनालिसिस सही से हुई और केस का रिपोर्टाइजेशन सही से हुआ, तो नो डाउट हम वो मोस्ट सी मिनिमम मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं जहां से इनका ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो सकता है। ये तो समय ही बताएगा भाई कितना ईजी होगा। चलिए टाइम पे आप अपडेट करते रहेंगे। पहले सुनील की बात सुनेंगे। सुनील बेटा, जो A to Z दिक्कतें हो रही हैं, जहाँ से दिक्कत शुरू हुई और उसके बाद से जो अभी सफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताओ। बीच बीच में हम आपसे कन्वर्सेशन करते रहेंगे। अभी जो दिक्कत हो रही है बेटा वो बता दो, अभी क्या हो रहा है आपको? अभी सर प्रेजेंट टाइम में
जैसे मैं ये दवा ले रहा हूँ, दिक्कत हो रही है अभी तो दवा की बात बाद में, अभी दिक्कत क्या हो रही है जिसके लिए दवा ले रहे हो आप? दिक्कत ये हो रही है यूरिन जब पास करने जा रहे हैं, पास तो हो रहा है बट ऐसा मतलब ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है। यानी कि आपको अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन हो रहा है कि यूरिन करने के बाद भी स्टिल आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा यूरिन हो रहा है, ठीक है जी। और बीच बीच में मतलब ब्लैडर में पेन भी हुआ है, ठीक है, और कभी कभी रहा है बीच बीच में, रह के होता रहा, ठीक है, कभी कभी। और जैसे मैंने पेशाब कर लिया उसके फिर 10-15-20 मिनट के बाद मुझे यूरिन लग जाता है, ठीक है। केवल 3 बातें समझी तो इस के अकॉर्डिंगली जो एक माइंड में प्रोविजनल डायग्नोसिस चल रही है वो साइकोजेनिक ब्लैडर की चल रही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा आगे। उसके बाद सर फिर लगेगा, फिर जाएंगे, फिर वैसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है दिन भर, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हुआ सर 5-6 महीना पहले। अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। तो ये जो हो रहा है तो दिन में कितनी बार यूरिन जा रहे हो आप? दिन में सर 15-20 बार, या फिर हम बोले और ज़्यादा? और ज़्यादा। दैट्स गुड। कितना मुश्किल से सर आधा घंटा 45 मिनट पे यूरिन लग जा रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूरिन ऑटोमेटिक पास हो जा रहा है, यानी कि आप यूरिन पे होल्डिंग की कैपेसिटी खो चुके हैं, लीक हो जा रहा है। जी सर, ठीक है बेटा। ऐसा मुझे महसूस भी हो रहा है कि लीक हो रहा है। आपको लग रहा है कि लीक होने वाला है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं? हाँ, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है बेटा। नीचे तक पैर तक 1-2 बूंद जा रहा, मुझे भी फील तब महसूस हो रहा है कि यूरिन लीक हो गई है। वहाँ पे भी जैसे कभी कभी क्या होता है, रूम में मैंने चेक कर लिया, यूरिन पास करके आए और बैठे जस्ट बेड पे, ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ पास हुआ। और कभी कभी ऐसे मैंने ओपन करके मतलब देखा बट नहीं पास हुआ, नहीं पास हुआ। यानी कि कई बार आपको फॉल्स सेंसेशन महसूस होते हैं और कई बार ट्रू सेंसेशन। करेक्ट। आगे बढ़े बेटा। बस सर यही हो रहा है यूरिन की प्रॉब्लम। ये यूरिन की प्रॉब्लम होगी। नाउजिया के बारे में बताओ। आपको हमेशा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग लग रही है? जी सर। ठीक है। आईबीएस जो है वो आपके बाउल में क्या इशू की बात छोड़ दो बेटा, हम ये जानना से दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत सर ये होती है कि डायरिया होता है, यानी कि आपको पेस्टी स्टूल या वाटरी स्टूल हो गया है? वाटरी स्टूल होता है, ठीक है। और ये कब होता है सर? अगर मैं साइकाइट्रिक की मेडिसिन आज छोड़ दूं तो मुझे अभी दिन में 15-20 बार होगा। नोट डाउन करिएगा भाई, साइकाइट्रिक की मेडिसिन छोड़ दे ये तो इमीडिएट इनकी जो है स्टूल वाटरी होने लगेगी। साइकाइट्रिक की कौन सी मेडिसिन ले रहे हो बेटा? सर एक मिट्राजिपाइन करके 7.5 mg, ठीक है, और एक और है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। जब जिस डॉक्टर ने इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया उनका इसके बारे में क्या कहना था, ये कब तक लेनी है? सर उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम भी लग सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, और क्या दिक्कत हो रही है बेटा? सर दिक्कत यही है कि अगर उनकी दवा मैं एक टैबलेट कभी कभी मैं कोशिश किया हूँ इसके करने के, हाँ इस मेडिसिन को, कोई एक मेडिसिन 2 चल रहा है, एक रात में एक सुबह में, तो मैं सोचता हूँ रात वाला गैप करके देखूँ या सुबह वाला, लेकिन हर बार आप असफल हुए हैं। ठीक है, कि मैं अपने अंदर से हिम्मत लाऊं, हो सकता पॉजिटिव है कुछ, बट जैसे छोड़ता हूँ एक टैबलेट एक नाइट छोड़ने के बाद मुझे दिन में दूसरे दिन 3-4 बार मोशन होना पड़ रहा है। अगर मैं 2-3 दिन छोड़ दूँ तो फिर वो 10, 5, 8, 10 बार मतलब अनलिमिटेड होने लगा, फिर शुरू हो जाएगा ऐसे। इसीलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ उस मेडिसिन को। और उसके लेने के बाद भी ऐसा नहीं कि मेरा मेंटली स्ट्रेस लाइफ ठीक है, मेरे दिमाग में मेरे शरीर को लेकर हमेशा मेरे बॉडी पे रहता है, यानी किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। यानी कि आप अपने बॉडी को छोड़ के किसी और बारे में नहीं सोच पा रहे। ठीक है बेटा। दिमाग में मेरे हमेशा मेरे बॉडी को लेकर ही चल रहा है, मुझे क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, इतनी दवा लग रही है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरी घर फैमिली मेरे पीछे परेशान है, बर्बाद है, सब कुछ चीज़ें सर। अच्छा बेटा, कहाँ से इलाज का सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ तक जा चुके और फिर उसके बाद कहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे पहले ट्रीटमेंट कहाँ शुरू किया बेटा? सर पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ मुझे ऑपरेशन के बाद ही स्टार्ट हुआ सर। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? गॉल ब्लैडर का। 2009 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे डायरिया होता था, लेकिन एक सेकंड बेटा इंटरप्ट करेंगे। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के पहले इस तरह की कोई दिक्कत थी आपको? नहीं सर। नोट डाउन, दिस इज द एलिमेंट पॉइंट। आई एम फीलिंग अनवेल आफ्टर दैट पर्टिकुलर सर्जरी, दिस इज अ की नोट सिम्टम फॉर मी। यदि पेशेंट ये बोलता है कि हमें सर इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इसके बाद से ये दिक्कत हुई है, 6 दवाइयाँ हैं, उसमें से डिफ्रेंशिएशन अभी हम करेंगे। यानी कि बिफोर द गॉल स्टोन सर्जरी आपको कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहेंगे सर। जी बेटा। बचपन से मेरा स्वभाव ऐसे रहा है कि मतलब जैसे कोई चीज़ एक इंसान को होता ना कि आज हाथ मेरा कट गया थोड़ा सा, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूँ।
कोई बात नहीं यार, कट गया ठीक हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप इग्नोर करते रहे। हाँ, नहीं कर पाता हूँ सर। वेट करिए। एक आदमी का नेचर ऐसा है कि ही इज़ वेरी ओवर कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ कंसर्न, यानी कि यदि हाथ हजारों लोगों के कटते होंगे, लेकिन एक आदमी उस हाथ कटने को लेके इतना कॉन्शियस है कि कहीं हमें टिटनेस ना हो जाए, कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हम बड़े किसी इशू में उसी में ब्रूड करता रहता है। यानी कि जो आदमी की मेंटेलिटी है उसने सरफेस बनाया उस बीमारी को पनपने के लिए। होम्योपैथी इतनी इजी नहीं होती है, और किसी भी मरीज की जो कैथारसिस होती है उतनी इजी नहीं होती है। यानी कि ओवरऑल आपका नेचर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इस बात के लिए कि आपको क्या बीमारी होने वाली है और किस बीमारी के लिए प्रोन टू है, जिसको कुछ हद तक काम प्रफुल्ल बिजा करने किया था प्रेडिक्टिव होम्योपैथी में। जब हम मरीज की केस हिस्ट्री लेते हैं उस दौरान मरीज का जो इरिटेबल टेम्परामेंट होता है, अब हम इस बात को समझने पहले हम ऐसे मरीजों को हम किनारे कर देते थे, लेकिन नहीं, वो उसके नेचर में आया। और ये समझना ज़रूरी होता है कि नेचर में बाय बर्थ था या आफ्टर द किसी कोइंसिडेंस की वजह से था। तो यदि आपका टेम्परामेंट इरिटेबल है तो आपके बॉडी का हर एक सेल उस इरिटेबल टेम्परामेंट का पार्ट होगा और वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। देखना ये है कौन सा पार्ट ज़्यादा प्रोवोक्ड होकर काम करता है। एक बच्चे का जो नेचर है वो ओवर कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ इश्यूज़ है, तो ये भी समझना पड़े। जैसे इन्होंने बताया सिंस बर्थ ये चीज़ रही है, सिंस बर्थ ओवर कॉन्शियसनेस अबाउट द हेल्थ जो था उसने एक सरफेस बनाया एक बीमारी को पनपने के लिए। आज की डेट में 2-3 दिक्कतें हो रही हैं, जहाँ की IBS ने भी अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, यूरिन की कंप्लेन है यानी कि इरिटेबल ब्लैडर ने भी किया। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें होने वाली हैं बेटा। नेक्स्ट उसके बाद से एंजाइटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे, हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में। गॉल स्टोन की सर्जरी हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद सर मुझे किसी ने मतलब ओपिनियन नहीं दिया, सर्जन ने सर्जरी कर दी, बस बात ख़त्म। कितना mm गॉल स्टोन था बेटा? सर ये सब भी नहीं पता है मुझे, मैं उस टाइम हाई स्कूल में पढ़ रहा था। गॉल स्टोन की सर्जरी किस डॉक्टर ने की बेटा? सर लखनऊ के डॉक्टर थे, बहुत बैकवर्ड एरिया में हुआ था। ठीक है। गॉल स्टोन की सर्जरी के बाद से कितने दिनों बाद फिर आप दूसरी दिक्कत के लपेटे में आए? सर उसी टाइम भर्ती में था, जैसे 3 दिन में सबको डिस्चार्ज किया। 2000 कब की बात है बेटा? 2009 सर। 2009 में तब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है? नहीं सर, इंटर था सर। इंटरमीडिएट में थे, ठीक है। उसके बाद से कहाँ कितने दिन तक सब कुछ ठीक रहा और फिर बीमारी का सिलसिला सर? जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो सबको डिस्चार्ज कर रहे थे 3 दिन पे, और मेरा हील हुआ 9 दिन या 7 दिन पे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। यानी कि आपको मैं वहीं पे भर्ती रहा, टाइम लगा जी। हील नहीं होता था, तो ये चीज़ तो मेरे दादी को भी है सर, कि कोई चीज़ कट गया कुछ हो गया तो हील नहीं होता है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हील नहीं हुआ। उसके बाद 7 दिन पे मैं डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज के बाद मुझे थोड़ा बहुत, किसी ने बोला ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं, डॉक्टर ने भी ना, किसी मतलब एक बहुत मेल ट्रीटेड तरीके से आपको देखा गया जी। ठीक है बेटा। उसके बाद मुझे सर एक सेकंड बेटा इंटरप्ट करेंगे, ये भी बहुत पॉइंट नोट करने की बात है। जब कोई डॉक्टर ज़्यादा फीस लेके आपको कंसल्ट करता है, देखिए हर आदमी फाइनेंशियली एक क्राइसिस से गुजरता है और हर एक आदमी की टेंडेंसी है कि वो कम से कम एक्सपेंसेस में अच्छा से अच्छा इलाज चाहता है। दैट्स गुड, वेरी गुड, ये होना भी चाहिए। लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, किसी को मालूम थोड़ी है कि हमें माल ट्रीटमेंट से गुजारा जाएगा या फिर सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन जब आप किसी क्रिटिकल इलनेस से सफ़र करते हैं तो मेरी ऐसी ओपिनियन है आप किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, किसी अच्छे डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर होगा वो दवाइयों को लिमिटेड रखेगा, वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर होगा वो उस ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाएगा, और वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर होगा वो आपको सही सलाह देगा, सही एडवाइस देगा। तो मेरी ऐसी पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी आप किसी ऐसे टिपिकल या क्रिटिकल इलनेस से सफ़र करते हैं तो हमेशा ऑप्शन या सिलेक्शन एक एक्सपर्ट डॉक्टर का ही होना चाहिए, क्योंकि ईजी गोइंग तरीके में यदि ठीक होने वाली बीमारी रहती तो कोई भी कर लेता है। हाँ बेटा आगे चलिए, जहाँ से वहाँ से माइल्ड ट्रीटमेंट शुरू हुआ आफ्टर देन। उसके बाद सर उसके बाद वही, अब मेरा डिस्चार्ज के बाद कुछ खाते थे तो मतलब लाइटिंग जाना पड़ता था, मोशन हो जाता था। उस डॉक्टर को ये बात बताना चाहिए था कि आपका गॉल स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, कॉलेसिस्टेक्टोमी हो चुकी है, यहाँ से फैट का डाइजेशन कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, आप हमेशा फैट फ्री डाइट पर रहिएगा। यहाँ ये बात होती खास करके, इसीलिए बड़े हॉस्पिटल हैं, मेदांता, अपोलो, चाहे बड़ी कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल, क्योंकि वो वास्तव में डाइट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। हाँ बेटा आगे।
उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम तो दवा खा लेता था, कोई भी एंटीबायोटिक आप दवा लेते रहे, काम चलता लेते रहा? रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, डायरिया होने लगा, मतलब ज़्यादा, और जैसे ब्लैक होता ना, क्या टैरी ब्लैक स्टूल आने लगा। हाँ, ठीक है, ऐसे स्टूल आने लगे सर। टैरी ब्लैक स्टूल कैरेक्टर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि जीआईटी में कहीं ब्लीड हो रही है, और ब्लीड जो है वो रेक्टम के ऊपर है, क्योंकि रेक्टम के बाद की जो ब्लीड होगी वो फ्रेश ब्लड होगी, और रेक्टम के पहले की जो ब्लीड है यानी कि आपका असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मॉइड कोलन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से जो ब्लीड होगा इसको मेलिना कहते हैं। मेलिना यदि टैरी ब्लैक कलर का हो रहा है तो यानी कि इंटेस्टाइन में कहीं ब्लीड हो रही है। आगे बेटा। उसके बाद सर मेरे पिताजी आए, मतलब बाहर रहते थे, वो आए, उसके बाद मुझे पीजीआई लेकर गए। किसी ने बोला कि ले जाओ वहाँ पे, अच्छे गैस्ट्रो डॉक्टर हैं, ऑपरेशन तो सबका होता, तुमको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। वहाँ सर हम लोग दौड़ते रह गए, कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। कितने साल तक दौड़े आप? कितने? 5-6 महीने सर। 5-6 महीने दौड़े, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? बस सर मेडिसिन थोड़ा बहुत ऐसे जनरली, मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इन्होंने बताया हमें कि पीजीआई में जब ये कंसल्ट किए तो या फिर इनको लाइटली देखा गया हो, चाहे जो भी देखा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं चला। एक बात ध्यान से समझिए इस बात को, हम जो इसका इंटरप्रिटेशन निकाल लें, पीजीआई तब तक किसी को फालतू की दवाइयाँ नहीं देता है जब तक कि वो खुद इस बात के लिए एग्री नहीं होता कि डायग्नोसिस कन्फर्म है और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पीजीआई की बहुत अच्छी बात है कि अननेसेसरी के मेडिकेशन से वो हमेशा रोकता है। सो दैट्स वाई मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है इनके दिमाग में बात चली, हमें बहुत सही से नहीं देखा गया, हमें दवा नहीं दी गई, लेकिन पीजीआई ये सबके साथ करता है कि जहाँ ज़रूरत होगी उतनी ही दवा दी जाती, उतनी ही मात्रा में दी जाती, और ज़्यादातर मरीजों को होम एडवाइस देकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जितनी झुआ भर दवा यहाँ के एलोपैथिक डॉक्टर देते हैं, पीजीआई ये काम नहीं करता है। पीजीआई लिमिटेड 1 और 2 मेडिसिन तक रहता है, इसीलिए पीजीआई को रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। आगे बढ़े बेटा। उसके बाद सर मेरा लाइफ स्टाइल ऐसे चलता रहा, फिर मैं मेडिकल स्टाफ हूँ। मैंने 2014 में एडमिशन लिया लखनऊ में ओटी टेक्नीशियन की, और 2016 में पास आउट किए। ये 2-3 साल लाइफ थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बीच में मुझे चक्कर आते थे। ठीक है, मतलब मेरा ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती थी, जैसे एक चीज़ ठीक हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, कि पेट से थोड़ा ध्यान गया तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। चक्कर हमेशा आता था, बहुत सारे ENT को दिखा लिया, किसी को मतलब न्यूरो सर्जन, न्यूरो मेडिसिन DM को, जनरल मेडिसिन को, बट कोई मतलब कोई डायग्नोस नहीं बनता था, कुछ भी नहीं होता था। साइकियाट्रिक मेडिसिन खाते रहे हैं, लखनऊ में भी ऐसे चक्कर को लेकर। ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद 2017-18 में 1-1.5 साल बाद अपने मन मैंने दवा छोड़ी, और ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे वो ठीक हो गया। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता कैसे। दवा छोड़ने के बाद से? दवा छोड़ने के बाद कि मैं नहीं खाऊंगा साइकियाट्रिक। और सर ये भी बताना चाहूँगा कि मैं उस बीच में इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे इतनी मेडिसिन, मेरे पापा इतनी मेहनत से कमा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि ये दिमाग में आता चला गया कि हम फालतू के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मेरे माता पिता परेशान है। फिर मैंने एक रात सर एक जगह दिखा के आया न्यूरो डॉक्टर को, वो दवा लिखे थे 4000 का। फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि 4000 की दवा और कोई काम नहीं कर रहा, 2-3 दिन खा चुके थे, पूरी मेडिसिन मैंने खा ली सर, पूरी मेडिसिन खा ली मैं। फिर मुझे होश नहीं था, मतलब मैं एक तरह समझे डाई, मतलब मेरे एक तरह से आप सुसाइडल जी अटेम्प्ट मैंने किया एक बार। उसके बाद ठीक है, मेरे हॉस्पिटल के जो ओनर थे उनका खुद का हॉस्पिटल था, तो उन्होंने एडमिट कराया। सुबह मुझे 24 घंटे बाद होश आए। फिर तब से मैंने दोबारा ऐसा कोई काम नहीं किया, बट उसके कुछ दिन 2-4 महीने बाद मेरे चक्कर अपने मन पता नहीं कैसे ठीक हो गया। उसके कुछ दिन बाद 1 साल तक मेरी लाइफ अच्छी चली। मैंने जॉब ज्वाइन किया फातिमा हॉस्पिटल लखनऊ में। ठीक है, मेरा सब कुछ बहुत बेटर चल रहा था। उसके बाद फिर से मेरा पेट का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तब उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया, सर्जन थे, जनरल सर्जन, उनको दिखाया तो उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन, डायरिया और एंटीबायोटिक देंगे, ये सब देने के बाद नहीं ठीक हुआ और ज़्यादा होने लगा। तो मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में थे, BMS थे, उनको दिखाया तो उन्होंने ऊपर लिखा था, मुझे तो नहीं पता था IBS क्या होती है। अब मुझे पता मेडिकल पढ़ाई करने के बाद कि IBS होता क्या है। तो उन्होंने ऊपर लिखा था कि IBS, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। मेडिसिन 2-3 महीना उनकी चली, नहीं कोई आराम मिला।
तो मैंने अपने यहाँ डॉक्टर से बोला कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो बोले कि तुम गैस्ट्रो को दिखा लो। फिर मैं गैस्ट्रो के पास गया, गोमती नगर में डॉक्टर है, नाम नहीं लेंगे। नाम लेना भी नहीं चाहिए। जी सर, वो बहुत अच्छे हैं, शायद मेरी दिमाग क्या मतलब जो भी है, उनके पास गए, वो सब कुछ जांच करवाएं, सब नॉर्मल आया, बस इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी बाकी था। बट 1 महीने की दवा देने के बाद जो भी एंटीबायोटिक होता है, रिफागट वगैरह ये सब चला चुके थे, बहुत सारी मेडिसिन। 1 ही महीने के अंदर बोले थे कि अगर नहीं ठीक होता है तो तुम्हारा इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी और कुछ जांच एक और था, मुझे याद नहीं, भूल गया था दिन। तो मैं गया 1 महीने बाद, तो सर से बोला कि सर ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। तो ये चीज़ मैं सुन के सर डर गया और मैं दोबारा उनके पास नहीं गया कि मुझे क्या हो गया ऐसा, कि मतलब बहुत कुछ सोचने लगा। उसके बाद मैंने फिर से एक डॉक्टर कोई नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर थे जो गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट थे, वो बैठते थे, उनको मैंने कंसल्ट किया। उनकी मेडिसिन मैंने 3 साल तक खाई कंटिन्यूअस। ठीक है। लेकिन खाने के मतलब उस बीच में भी मुझे डायरिया होता था। सब लोग कहते थे IBS है, बट सब कहते हैं अल्टरनेटेड कॉन्स्टिपेशन होता है। मुझे बहुत कम रहा डायरिया। आपको कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड कम रहे, डायरिया ज़्यादा रहा। अगर 10 मतलब 4-6 महीने में कहीं एक आध बार कॉन्स्टिपेशन हो गया। इस दौरान वेट लॉस भी हुआ? नहीं सर, वेट लॉस मेरा कभी नहीं हुआ। उसके बाद वो बोलते थे कि बेटा कि तुम दवा खाओ ठीक हो जाएगा। मैंने 3 साल खाया। उन्होंने खुद बोला कि ऐसा करते हैं, होल्ड करके देखते हैं अच्छा कितना ठीक है तुम्हारा, कि अगर रिपीट होता है कि नहीं। तो मैंने होल्ड किया, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया। फिर मैं उनके पास दोबारा नहीं गया। फिर मैं जीवा आयुर्वेद से ऑनलाइन कंसल्ट करने लगा। ठीक है। 2 साल उनकी मेडिसिन खाई, उनसे भी कोई बेनिफिट नहीं था। फिर मैं रिटर्न गोरखपुर में आया। गोरखपुर में आया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कहीं ना कहीं मेरा मानसिक मुझे लग रहा हो गया है। क्योंकि मैं भी अपना बचपना या जो भी चीज़ें हैं मुझे एक्सेप्ट होने लगे थे कि लग रहा है मैं मतलब मानसिक से प्रॉब्लम से हूँ, तो एक साइकाइट्री को दिखाना चाहिए। ठीक है। कंसल्ट करना चाहिए। और कहते हैं कि जैसे सर एक आदमी को बुखार होता है, PCM खाया ठीक हो गया, लेकिन उनके पास जाने का मतलब यही है कि अगर उनका दवा ले रहे हैं, चलो 4 महीना नहीं 6 महीना साल भर, लेकिन ठीक हो, बट ठीक नहीं हुआ अभी तक कोई चीज़। उनके पास मैंने कंसल्ट किया, यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद न्यूरोसाइकेट्रिक हैं, उनका दवा मैंने 2 साल तक खाई, लेकिन बेटर था। 90% मेरा डायरिया कंट्रोल था। दैट्स गुड। ठीक है, कंट्रोल था। बेटर था। कंट्रोल इसलिए बोलेंगे बेटा कि सही हम तब बोलेंगे जब ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाए और मरीज सही नहीं सर। उसके बाद मैंने बोला उनसे, मेरे पेट में सर इधर दर्द होना स्टार्ट हो गया, राइट, लेफ्ट साइड में। जी सर। तो मैंने कई बार बोला सर मुझे एपिगैस्ट्रियम साइड लग रहा है या स्टमक में लग रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है और मुझे पेन हो रहा है। वो बात टालते गए, अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा सब कुछ दिमाग से है। तो हमने बोला ठीक है सर, अगर ऐसा है तो एक बार गैस्ट्रो से क्या ओपिनियन फिर से ले लूँ। सही बात है। हो सकता है गैस्ट्रो कुछ इंडोस्कोपी फिर से कर लें, भाई अभी तक तो हुआ नहीं, क्लोनोस्कोपी कर लें, मेरा भी दिमाग का भरम मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कभी लीवर प्रोफाइल गड़बड़ रही बेटा? नहीं सर। SGPT कभी डिस्टर्ब नहीं रहा? नहीं सर। गुड। हाँ, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद इनका दवा खाते खाते फिर मैंने जब बोला कि ये नहीं कुछ कर रहे हैं, तो मैंने डॉक्टर यहाँ एक गैस्ट्रो के हैं आनंद पांडे, बहुत अच्छे हैं, और अपने तरह से मतलब उनके पास मैं गया, उनसे बताया कि साइकाइट्री की दवा खा रहा था, मेरे पेट में ऐसी दिक्कत है इतने साल से। उन्होंने पूछा, उन्होंने कुछ किया नहीं ऐसे, बट उन्होंने बोला कि इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में देखो तुम्हारा कुछ आएगा नहीं। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने ये चीज़ बोली। जितने डॉक्टरों को इन्होंने देखा उनकी गलती नहीं है, सबने अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट किया, सबने अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट किया। 2 बातें होती हैं, यदि इनको हम ठीक कर पाएँ तो श्योरली उसमें स्ट्रेटजी ऑफ द ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। चलिए प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इनको हम क्या बोलने वाले हैं। एक बच्चा जो इतनी ढेर सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, इनके बारे में 3 बातें ज़रूरी हैं। डाइट को करेक्ट करवा लेते हैं, लाइफस्टाइल को करेक्ट करवा लेते हैं, मेडिसिन के बारे में आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तब तक हमने रिपोर्टोरियल वर्क कर लिया, कुछ इनसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेंगे। मुद्दे की 4-5 बातें समझ में आई। इस केस हिस्ट्री की बात, पहली बात यह है कि एंजाइटी अबाउट द हेल्थ का पहले से इशू था, गॉल स्टोन की सर्जरी के बाद से कहानी गड़बड़ होनी शुरू हुई है, और तीसरे नंबर पे एक बार बच्चे ने इतना ज़्यादा ये ट्रबल हो गया कि इसके बाद इसे सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया। इसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं।
बाकी उसके बाद बीमारी का सिनेरियो अलग है। थ्रस्ट और एपेटाइट के बारे में पूछ लेते हैं ताकि उससे हमें क्लूज मिल जाएगा। हाँ बेटा, खाने में कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पसंद हो, दिक्कत हो, अलग की बातें हैं। सर मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, ठीक है, खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। उससे दिक्कत भी नहीं होती है? नहीं सर। वेरी गुड। लेकिन जैसे वेज में है, मैं सोयाबीन लिया तो मुझसे मुझे डायरिया होता है। ये पक्की बात है, सोयाबीन हाँ, से फिर? सोयाबीन से होता है सर, या काबली चना, 2 चीज़ मैंने गौर किया है। ठीक है बेटा, एक सेकंड। तो ये चीज़ तो मैं खाता ही नहीं हूँ जब से ऑपरेशन हुआ, जब से मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए बेटर नहीं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, ऐसा कोई दिन नहीं रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ हो, जब बॉडी पेन, आज कल रात में इतना ज़्यादा बॉडी पेन था, दिमाग में ये भी जा रहा था 2 लोग का दवा चल रहा है, किसी का साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ठीक है, मैंने कई बार पढ़ा, मेरी ये भी शायद मिस्टेक हो कि मैं बार पढ़ लेता के लिए हूँ। गूगल पे चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं कि हो सकता साइड इफेक्ट, तो मैं मुझसे रात में बर्दाश्त नहीं, तो मैंने PCM खाया। हाँ, PCM के लिए मेडिकल स्टोर जाना ही जाना है। उसके बाद सर अभी 1 हफ्ते से बस ये पेट में यहाँ पे दर्द हो रहा है खाना खाने पर। उसके बाद जो मतलब खा रहा हूँ ऐसे लग रहा है ढेकार आ रहा है ऊपर। ये सब प्रॉब्लम कभी नहीं था। इस पूरे इलाज के दौरान, पूरे क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंस के दौरान, आप बहुत वीक तो नहीं हो गए हो? सर लग रहा है मुझे। लग रहा है आपको? ठीक है। कभी बेटा बीच में पाइल्स की दिक्कत तो नहीं रही? नहीं सर। नहीं रही। ठीक है। प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट। प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट इस बच्चे के लिए हम डाइट को करेक्ट कर देंगे। डाइट में ईजिली डाइजेस्टेबल फूड विथ मल्टीपल न्यूट्रिशन के साथ देंगे। नेचुरल होगा, कोई भी मल्टीविटामिन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। बहुत ज़्यादा हम यदि कच्चे फूड पे डालते हैं, यानी सैलड्स पे डालते हैं, तो IBS प्रेसिपिटेट करता है। हमें नहीं मालूम, मैंने किसी बुक्स में ऐसा लिटरेचर तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ऐसा देखा है। तो सबका बैलेंस। हाँ, इनके लिए जो फाइबर रिच फूड में जो सैलड्स होते हैं, खास करके इनको जौ की रोटियों के बारे में ज़्यादा हम रिकमेंड करेंगे। मल्टीग्रेन पे आते हैं, आराम से डाइजेशन होने देते हैं, पेट थोड़ा सा इंटैक्ट रहेगा। तो आज के बाद से वीट को हम बंद करवा देंगे, मल्टीग्रेन्स पे डाल देंगे। बाकी साथ में जो भी इजीली डाइजेस्ट, और आगे चल के हम किसी डाइटिशियन का ओपिनियन ले लेंगे। जब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है और जब हमें मालूम है कि हर एक मेडिसिन की लिमिटेशन है, तो वाई नॉट द सेकंड प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कि हम इस बच्चे को आधे घंटे के लिए मेडिटेशन और योगा पे डाल दें। ये तो रियल तरीके से, और इसके कॉन्सिक्वेंस में हम 6 महीने में इसको एक बार विपासना मेडिटेशन सेंटर जरूर भेजेंगे। कहीं से भी टाइम निकालेंगे, कहीं भी जाएंगे सर हम इसके लिए। ठीक है, ताकि वहाँ अपनी बॉडी की मेन फिजियोलॉजी को इंटरनली महसूस कर सकें। सीखने की ज़रूरत नहीं है, 2 सिटिंग में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दवाइयों में कोई स्कोप नहीं है। दवा जितने भी डॉक्टरों को ने दिखाया, सबने अच्छी तरीके से एफर्ट किया, अच्छा कर सकते थे, किया लोगों ने, लेकिन नहीं ठीक हुआ। कितनी साइकाट्रिक मेडिसिन जो खा रहे हैं उसके भी अभी भी मैं हैप्पी नहीं हूं, अंदर से लग रहा है कि मैं इंटरनली इनकी ज़ील खत्म हो चुकी है। ठीक है, और एक बोरिंग लाइफ को जी रहे हैं ये। मैरिज भी हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली प्लानिंग भी अफेक्टेड है। इसी दौरान कुछ बाकी भी कंप्लेन हो गई, ED और ये चल रहा था कि शादी हो गया, बच्चे हो गए होते तो शायद थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी नहीं मिला। तो ओवरऑल यदि हैप्पीनेस की बात आप करें, तो सेरोटोनिन और बाकी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो वास्तव में फिजियोलॉजी अल्टर होने के बाद से कुछ भी नॉर्मली सिक्रेट नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट रेजिमेंट, सेकंड नंबर पे हम जो इनको कहेंगे मेडिटेशन और योगा रेगुलर सही तरीके से। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, वो गूगलिंग करना छोड़ दें, एकदम छोड़ देंगे। ये कोई भी सिम्टम आएगा, ये इमीडिएटली नेट पे जाकर सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में नेट पे दी हुई इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर आपको बॉदर करेगी, परेशान करेगी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। मैं ढेर सारे केसेस में ऐसा देखता हूँ। चौथे नंबर पे जो इनकी की फीचर सिम्टम्स लिए, पहले लगा मुझे स्टेफी से शुरू करना चाहिए, स्टेफी रूल आउट हो गई। दूसरी बार मुझे लगा इनका टेम्परामेंट पूछ लें, उसके अकॉर्डिंग क्लब भी रूल आउट हो गई, लाइकोपोडियम। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आ रही है, वो 3 दवाइयों में हमें एक दवा देनी है, या फिर लाइकोपोडियम, या फिर नाइट्रिक एसिड, या ऑरम सल्फ। ऑरम सल्फ जैसी दवा नॉर्मली इस तरह के क्रिटिकल केसेस में रिपोर्टरी सीट में ऊपर नहीं आती है, लेकिन यदि आ रही है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं जो केस शुरू करूँगा वो ऑरम सल्फ 0/1 से शुरू करूँगा। यहाँ एल इम्पोर्टेंसी का रोल रहेगा। मैं सेंटेसिमल स्केल, डेसिमल स्केल सबको किनारे कर दूँगा, क्योंकि एग्रेवेशन और केवल ऑरम सल्फ पे भरोसा भी नहीं करेंगे हम। ऑरम सल्फ के अलावा हम ऑर्गेनिक मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि रिलीफ भी तो देना है। वो पुरानी वाली होम्योपैथी के दिन गुजर गए कि 1 डोज दे के इंतज़ार करेंगे, ऐसा ही करेंगे हम। तो हम मल्टीपल अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे और वास्तव में इंटीग्रेटेड मोड ऑफ मेडिकेशन पे मुश्किल से 2 महीने बाद फिर जरा हम इसको अपडेट करेंगे आपको, और बताएंगे कि भाई सुनील के क्या। हाँ,
ये बात भी सुनील से हम बोलेंगे कि देखो बेटा, हम बहुत टिपिकल केस को डील करने जा रहे हैं। यदि इतना आसान होता ठीक करना तो अब तक डॉक्टर ठीक कर चुके होते। तो ईमानदारी से मुझे 1.5 साल का टाइम दे दो। 3 साल, 5 साल, 10 साल नहीं मांगेंगे। 1.5 साल का टाइम दे दो। 6 महीने में हम तुम्हें बहुत स्टेबल कंडीशन में ला देंगे। अगले 6 महीने में मैं मेडिसिन को अपने पीक पे ले जाकर टैपर डाउन भी कर लूँगा, और अगले 6 महीने में टेस्टिंग करके हम स्टॉप कर देंगे, और अगले 6 महीने में हम इनको विपासना की 2-3 सिटिंग पे भी डाल देंगे। दिस इज़ द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। और यही होता है कि यदि स्ट्रैटेजी सही हो तो रिज़ल्ट अच्छे आने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। चलिए, आने वाला समय बताएगा भाई कि जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई और जो मैंने तरीका अपनाया वो कितना फ्रूटफुल रहा। The choice of the drug in the choice of the remedy is today's conversation is Natrum Aurum Self, and I will start with the Aurum Self. Thank you. बने रहिए। जी बताओ बेटा। मतलब अभी सब शादीशुदा लाइफ है, सेक्सुअल भी प्रॉब्लम आपकी बेटा 6 महीने तक हम लोग उसके बारे में ना बात करें, क्योंकि अभी एक कंसर्न और भी है बाकी इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए, 2 बातें होती हैं लाइफ में, हमेशा प्रायोरिटी को डिसाइड करना सीखिए। हम इनको किसी चीज़ के लिए रोक नहीं रहे हैं, बस हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि बेटा इसके लिए जब आप एफर्ट करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बॉदर्ड होकर एफर्ट नहीं करेंगे, उससे डिप्रेस नहीं होंगे, जो चल रहा है उसको चलने देंगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत आती है उससे बहुत ज़्यादा आपको डिस्करेज भी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको मेंटली स्टेबल तो करें। यदि वास्तव में मेरी जो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन में का तरीका सही रहा और उसकी इफिकेसी सही रही तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होती चली जाएगी। हमें किसी अलग मेडिसिन की चॉइस की ज़रूरत नहीं है। ये भी बात सही है कि यही दवा हमेशा नहीं रहेगी। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट फॉलोअप और बाकी समय मेडिसिन स्टेप बाय स्टेप में चेंज भी होगी। एक दवा किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे जाकर सब कुछ टिक नहीं जाता है, लेकिन ये दवा हमारा काफ़ी हद तक काम कर देगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमें ये समझना होता है किसी भी पेशेंट के केस में कि हमें शुरू कहाँ से करना है। तो जो होम्योपैथी होती है उसकी हायरार्ची में ब्रेन सबसे ऊपर होता है, यानी मेंटल सिम्टम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और आफ्टर देन फिजिकल, पर्टिकुलर और जनरल होते हैं। तो इसीलिए हम मेंटल सिम्टम्स को गिव अप नहीं कर सकते, उसी के साथ चलेंगे, मेंटली स्टेबल बनाएंगे। वास्तव में इनका जो ड्राइव है यदि वो ठीक रहा तो सारी जो वैगस नर्व है वो भी इंट्रैक्ट होंगी और सही तरीके से वर्क करेंगी। IBS भी ठीक होगा, बाकी दिक्कतें भी ठीक होंगी। चलिए, बाकी तो समय बताएगा। थैंक यू वेरी मच। और बाकी यदि आपको सही होम्योपैथी समझनी है तो इसी तरह सारे केसेज में इतनी केस हिस्ट्री में टाइम नहीं लगती, लेकिन जहाँ टिपिकल केस है वहाँ श्योरली टाइम देना पड़ता है। थैंक यू।